राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कठूमर के तत्वावधान में शनिवार को पथ संचलन बैंड, बाजों व जयघोष के साथ निकाला गया। पथ संचलन के दौरान कठूमर, टिटपुरी, खेरली, रेला मसारी सहित कई जगहों के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कस्बे वासियों ने अनेक स्थानों पर स्वयंसेवकों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इससे पूर्व शस्त्र पूजन किया गया। पथ संचलन में कई नन्हे स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कानून व व्यवस्था बनाए रखने को कठूमर थाना प्रभारी संजय शर्मा, मई पुलिस बल के मौजूद थे। खंड कार्यवाहक खेमचंद शर्मा ने बताया कि मां भारती की दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनेश पाठक ने बौद्धिक दिया। पंथ संचलन बंद वाली बगीची शुरू हुआ, जो अहिंसा सर्किल, अंबेडकर पार्क, जनुथरिया मोहल्ला, सोती मोहल्ला, मुख्य बाजार, गणेश मंदिर होते हुए पूर्णबंद वाली बगीची पहुंचा। इस दौरान शीतल जैन, सुरेश खंडेलवाल, रमाकांत खंडेलवाल, पीयूष जैन, देवेंद्र जैन, लक्ष्मी मित्तल, खेरली खंड कार्यवाह लक्ष्मण मीणा आदि मौजूद थे। सभी के मोबाइल ऑन कर दो, सभी का मोबाइल ऑन कर दो। और यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है, यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में अंधभक्ति ने 2 सगे भाइयों की जान ले ली। घटना बाराद्वारा थाना इलाके के तांडुलडीही गांव की है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 6 सदस्य पूजा पाठ और साधना कर रहे थे। इसी दौरान 2 सगे भाई विकास गौंड और विक्की गौंड बेहोश हो गए। दोनों को देखने की बजाय परिवार के दूसरे लोग लगातार जय गुरुदेव का जप करते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो दोनों सगे भाइयों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सक्ती ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घर के दूसरे सदस्यों को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बाकी सदस्य भी बेहोश हो गए थे। इस घटना के बाद पूरे गाँव में सनसनी फैली हुई है। सक्ती जिले के एसडीओपी मनीष कुंवर ने बताया कि तांडुलडीही गांव में रहने वाला ये परिवार उज्जैन के एक बाबा की फोटो के सामने बैठकर पिछले 6-7 दिनों से पूजा पाठ कर रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग 6 दिन से भूखे प्यासे रहकर जाप कर रहे थे। हफ्ते भर से जब कोई घर के बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने आवाज लगाई, मगर घर के अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। जोर जोर से चिल्लाने पर भी जब कोई नहीं आया तो मोहल्ले वालों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर पूजा पाठ चल रहा था और 2 लोग जमीन पर बेहोश पड़े थे। मोहल्ले वालों ने इसकी खबर फौरन पुलिस को दी। तब जाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल परिवार के 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे 4 सदस्यों का इलाज चल रहा है। नेता सुभाष चंद्र बोस राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय नोखड़ा में 16वीं जिला स्तरीय खेलकूद के समापन समारोह में मुख्य अतिथि आरडेल प्रधान लहरों देवी बेनीवाल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अमर सिंह गोदारा, सरपंच विजय जाखड़, प्रधान प्रतिनिधि नगाराम बेनीवाल, पूर्व सरपंच वागाराम खत्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश पोटलिया, प्रधानाचार्य तेजाराम गोदारा, पूर्णमाराम गोदारा, भामाशाह दिनेश खत्री, आरपी जगराम नेहरा, भामाशाह पन्नालाल अणखिया, संस्था प्रधान जयराम विश्नोई, किसान संघ अध्यक्ष बाबूलाल नेहरा ने मां सरस्वती तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आरपी जगराम नेहरा ने बताया कि 16वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी में सियाणी, खो-खो में रामसीन मूगड़ा, बैडमिंटन में साता फागलिया, वाय लीवाल सियाणी, जुडो कुश्ती में 23 किलो वर्ग भार में दुर्गा साता, 27 किलो वर्ग में सियाणी छात्रा राधा, 32 किलो वर्ग बायतू की छात्रा भावना, 36 किलो वर्ग में नोखड़ा की छात्रा पूजा, 40 किलो वर्ग में नोखड़ा की छात्रा लीला, 44 किलो वर्ग में बायतू की छात्रा अंकिता ने प्रथम स्थान हासिल करते हुए 330 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि बेनीवाल ने कहा कि खिलाड़ी हमेशा शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी भाग लेना चाहिए। जो विद्यार्थी खेल कूद में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं वो जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। सीबीओ अमर सिंह गोदारा ने कहा कि जो विद्यार्थी मैदान में आता है वो कभी नहीं हारता है। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। विद्यार्थी जीवन में नशे व सोशल मीडिया से दुश्मनी बनाए रखें। जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में मोमेंटो पुरस्कार के भामाशाह दिनेश खत्री व भोजन प्रसाद के भामाशाह पन्नालाल अणखिया रहे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में
अध्यापक किशनाराम मूढ़न द्वारा मंच संचालन किया गया। आरपी जगराम नेहरा, खेमराज परिहार, चिमाराम घाट, पनाराम अणखिया, गौतम अणखिया, जोगाराम धतरवाल, पीटीआई रोशन कुमारी, लक्ष्मण पूर्णड़, खेताराम जाखड़, दिलीप नेहरा, कैलाश वैष्णव, नरेंद्र गोस्वामी, एडवोकेट ठाकराराम जादू, पवन अणखिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वैदिक पंचांग के अनुसार 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। ये व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन वक्र तुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर विवाहित महिलाएं सुख और सौभाग्य में वृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से व्रती को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिषियों की माने तो करवा चौथ पर भद्रा का साया पड़ने वाला है। भद्रा के दौरान शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसके लिए व्रती को भद्रा का समय का ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रविवार 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 पर शुरू हो गई और 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जा रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी कि करवा चौथ के दिन सुबह 6:25 से लेकर 6:46 तक भद्रा का सहयोग है। कुल मिलाकर के कहें तो करवा चौथ पर 21 मिनट तक भद्रा योग है। इस समय में व्रत से संबंधित कोई कार्य न करें। इसके साथ ही सर्गी सूर्योदय से पहले खा लें। कस्बे के समूची रोड पर बाइक सवार एक युवक की ऊंट गाड़ी से टकराकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रात्रि करीब 8:15 बजे खेड़ली से समूची रोड पर एक बाइक सवार युवक में आगे जा रही ऊंट गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऊंट गाड़ी भी पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मामले की सूचना खेड़ली पुलिस को दी गई, जिस पर एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायल अवस्था में युवक को कस्बे के उप जिला अस्पताल में लाया गया। चिकित्सकों ने युवक की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, पुलिस द्वारा युवक के पास मिले मोबाइल और अन्य दस्तावेजों से मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। मृतक की पहचान राहुल पुत्र नेमी मीणा, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी भूतोली, जिला भरतपुर के रूप में की गई। वही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका आज रविवार को चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में रविवार को एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने घटना स्थल से नमूने इकट्ठा कर लिए हैं और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि धमाके की आवाज सीआरपीएफ स्कूल की दीवार से सुनाई दी थी। धमाके के बाद धुएं का एक गुबार लोगों को दिखाई देने लगा। डीसीपी रोहिणी अमित गोयल ने बताया कि एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने घटनास्थल से नमूने भी ले लिए हैं। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका किस तरीके का था और इसका स्रोत क्या है। डीसीपी ने यह भी बताया कि विशेषज्ञ टीम ही स्थिति की विस्तृत जानकारी दे पाएगी। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, स्पेशल स्टाफ सब मौके पर पहुंच गए हैं। वही घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड विभाग को सुबह करीब 7:50 पर दी गई, जिसके बाद तुरंत ही 2 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। हालांकि अभी तक दीवार में आग लगने या क्षति की कोई जानकारी नहीं मिली है। टीम लगातार इलाके में सर्चिंग कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 7:47 पर पीसीआर को सबसे पहले कॉल मिली, जिसमें एक कॉलर ने बताया कि सीआरपीएफ स्कूल सेक्टर 14 रोहिणी के पास बहुत शोर के साथ एक विस्फोट हुआ है। थाना प्रभारी पीवी सभी स्टाफ मौके पर पहुंचे, जहां स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त होने के साथ वहां पर एक तेज दुर्गंध भी आ रही थी। पास की दुकानें और दुकान के पास खड़ी कार के शीशे भी क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। कोई घायल नहीं हुआ है। मौके पर क्राइम टीम, एफएसएल टीम और बम निरोधक दस्ता भी बुला लिया गया है। अपराध स्थल की घेराबंदी कर दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। विस्फोट के कारणों पर गौर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीसीपी ने ये कहा है कि अभी तक इस ब्लास्ट का स्रोत नहीं पता चल पा रहा है। विशेषज्ञ यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की टीम घटना पर गहनता से जांच में जुटी हुई है।
मौके पर पहुंची पुलिस और टीम ने जब जायजा लिया तो देखा कि गाड़ियों और घरों के शीशे भी टूटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ स्कूल के पास कई दुकानें भी हैं, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि ये धमाका किसी सिलेंडर ब्लास्ट का भी परिणाम हो सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रविवार को सुबह 7:47 पर ही पीसीआर पे किसी व्यक्ति ने ये जानकारी दी कि बहुत तेज आवाज के साथ एक विस्फोट सुनाई दी है। एसएचओ, पीवी और स्टाफ जैसे ही मौके पर आए तो वहां पर धुएं का ही गुबार देखने को मिला और दीवार क्षतिग्रस्त पाई गई। विस्फोट वाली जगह से एक तेज दुर्गंध भी आ रही थी। अब एफएसएल टीम और बम निरोधक दस्ता मामले की जांच में जुट गई है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुकी है। राजस्थान के धौलपुर जिले में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार 12 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग एक भात कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे में जान गंवाने वालों में 8 बच्चों और 3 महिलाओं समेत 12 लोग शामिल हैं। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा इतना भयानक था कि घटनास्थल पर शव ही शव बिखर गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को बाड़ी राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के करीम गमुट में रहने वाले नुहन और जहीर परिवार के करीब 14 लोग बरोली गांव में एक रिश्तेदार के यहां भात समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात करीब 11:30 बजे ये सभी लोग टेम्पो से वापस लौट रहे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे 11B पर सुन्नीपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। ये बस धौलपुर से जयपुर जा रही थी। तेज रफ्तार बस की टक्कर से टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिकी उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे में 13 वर्षीय आसमा पुत्री बंटी, 35 वर्षीय बंटी पुत्र गफ्फो, 7 वर्षीय सलमान पुत्र बंटी, 5 वर्षीय साकिर पुत्र बंटी, 9 वर्षीय दानिश पुत्र जाहिर, 5 वर्षीय असीम का पुत्र, 30 वर्षीय जरीना पत्नी नहनू, 10 वर्षीय आशियाना पुत्री नहनू, 8 वर्षीय सुखी पुत्री नहनू, 9 वर्षीय सानिज पुत्री नहनू की घटनास्थल पर मौत हुई है। वहीं जिला अस्पताल रेफर किए गए घायलों में 34 वर्षीय महिला जुली ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। मृतकों में एक अन्य भी शामिल है। हादसे में घायल 37 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र मलखन और 11 वर्षीय साजिद पुत्र आशिक को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी ने जानकारी दी है कि शहर की करीम कॉलोनी के रहने वाले नहनू यहां बरोली गांव के थे। वहां भात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सभी वापस आ रहे थे। शनिवार की रात को सुनीपुर गांव के पास एक स्लीपर बस ने उनके टेम्पो को टक्कर मार दी। दिवाली से पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। भारतीय सेना ने यह खबर दी है। एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय सेना के चिनार कोर ने कहा है कि इलाके में संयुक्त घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रहा है। भारतीय सेना ने रविवार को इस घटना की पुष्टि की है। चिनार कोर के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार इस क्षेत्र में एक संयुक्त एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन शुरू किया गया। संभावित घुसपैठ के बारे में खुफिया सूचनाओं के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एलओसी के सामान्य क्षेत्र में उरी में एक संयुक्त एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन शुरू किया गया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया और चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। चौकस सैनिकों ने प्रभावी फायरिंग के साथ जवाब दिया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी आनंद जैन ने शनिवार को मीडिया को बताया है कि गिरफ्तारी से कई ग्रेनेड हमलों के मामलों को सुलझाने में मदद मिली है। आनंद जैन ने कहा है कि हमने एक बड़ी सफलता हासिल की है क्योंकि हमने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने ग्रेनेड फेंकने और देश विरोधी पोस्टर लगाने जैसी गतिविधियों
को अंजाम दिया था और गुरुद्वारों, मंदिरों, अस्पताल और सेना के ठिकानों पर ग्रेनेड फेंके थे, जहां आतंकवादियों का उद्देश्य क्षेत्र की सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करना है। इससे पहले शुक्रवार को सूरनकोट सेक्टर के ढूंढक क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी से जुड़े व्यक्ति को पकड़ लिया था। पुलिस ने पुष्टि की थी कि संदिग्ध के पास 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं, जो हाल के आतंकवादी घटनाओं को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखे जा रही है। और वहीं शुक्रवार को बिहार के प्रवासी मजदूर अशोक चौहान का शव शोपियां जिले के गोली लगने के घाव के साथ मिला था। बता दें कि दिवाली सीजन चल रहा है। त्योहारों से पहले इस तरह का मामला बड़े प्लानिंग की ओर इशारा कर रहा है। खबरों की माने तो आनंद जैन ने कहा है कि हमें एक बड़ी उपलब्धि मिली है, क्योंकि हमने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ग्रेनेड लॉबिंग, राष्ट्र विरोधी पोस्टर लगाने जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, गुरुद्वारों, मंदिरों, अस्पतालों, सैन्य ठिकानों पर ग्रेनेड फेंके थे। उन्होंने आगे कहा है कि आतंकवादी इलाकों का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे। इससे पहले सुरक्षा बलों ने एक और व्यक्ति को पकड़ा था, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकियों ने रविवार रात टनल वर्कर्स पर हमला कर दिया। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग में 6 श्रमिकों और एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। यह हमला मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सुरंग का निर्माण कर रही एक प्राइवेट कंपनी के शिविर पर हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने इस आतंकी हमले की कड़ी से कड़ी निंदा की है। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए। ये आपको बता दें कि कश्मीर में इस साल हुए 5वें टारगेटेड अटैक में कई अन्य लोग घायल हो गए। 16 अक्टूबर को सीएम उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से ये दूसरा हमला है। यह हमला इस साल कश्मीर में मौतों के मामले में भी सबसे बड़ा है। इससे पहले 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर गोलीबारी की गई थी। उस दिन 7 तीर्थयात्री ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई थी, जबकि 41 अन्य घायल हो गए थे। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ नरहंस आतंकी हमला कायरतापूर्ण घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शाह ने आगे लिखा कि आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी जवाब का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना जाहिर करता हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की
प्रार्थना करता हूँ। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया यानी OFK में मंगलवार सुबह भीषण ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा झुलस गए हैं। 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फैक्ट्री प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट फैक्ट्री के F6 सेक्शन के बिल्डिंग नंबर 200 में हुआ। ब्लास्ट के बाद एक कर्मचारी लापता था, जिसका शव मिल गया है। वहीं एक अन्य कर्मचारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। OFK GM समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि अधिकारी अभी मीडिया से कुछ भी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। कैंट विधानसभा के विधायक अशोक रोहाणी घायलों को देखने के लिए खमरिया स्थित अस्पताल भी पहुंचे। दरअसल जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के F6 सेक्शन में बम फिलिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद घायल कर्मचारियों को OFK अस्पताल ले जाया गया। हालात गंभीर होने पर कर्मचारी रणधीर, श्यामलाल और चंदन को निजी अस्पताल में रेफर किया गया। ब्लास्ट कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। इसी दौरान लोगों का कहना था कि ब्लास्ट के बाद OFK से लगे करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मानेगांव, चंपानगर, नानक नगर में रहने वाले लोगों ने भी ब्लास्ट की आवाज सुनी। मानेगांव में रहने वाले मनोज धरेजा ने बताया कि पहले ऐसा लग रहा था कि जोरदार भूकंप आ गया हो। इसके बाद पता चला कि फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त फैक्ट्री के F6 सेक्शन में लगभग 12 से 13 लोग काम कर रहे थे। धमाके से ऐसा लग रहा था कि फैक्ट्री से लगे करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में भूकंप आ गया हो। सभी घायलों को महाकौशल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की इस बिल्डिंग में 1000 पाउडर बम का उत्पादन होता है, जो कि भारतीय वायुसेना उपयोग करती है। हादसे में पूरी बिल्डिंग उड़ गई। फैक्ट्री के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ब्लास्ट कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से, फिलहाल इस बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कई कर्मचारियों के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना के तुरंत बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने बचाव कार्य शुरू किया। राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंचे दबे हुए कर्मचारियों को निकालने में जुटी है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के कारणों की जांच चल रही है। जबलपुर में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की एक बड़ी फैक्ट्री है, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के नाम से जाना जाता है। इस फैक्ट्री में सेना के उपयोग में आने वाले कई हथियार बनाए जाते हैं। यहीं पर लड़ाकू विमान और युद्ध टैंकों के लिए बम बनाए जाते हैं। इन बमों को बनाने के लिए खाली सेल के अंदर बारूद भरनी होती है और इस बारूद में जरा से घर्षण में भी आग लग जाती है, जो धमाके का कारण बनता है। आए दिन जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आज सुबह F6 क्षेत्र में 1000 पाउडर बम के यूनिट में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में शुरुआत में 13 लोगों के घायल होने की खबर थी। वहीं अब इनमें से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है ब्लास्ट में इस यूनिट की पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां बर्न यूनिट में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी फैक्ट्री की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मरीजों को जब एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया तो उस मंजर को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा होगा। जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ है वो फैक्ट्री का सुरक्षित इलाका है और यहां तक किसी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। इसलिए नुकसान कितना हुआ है ये तो फैक्ट्री से आधिकारिक जानकारी बाहर आने के बाद ही पता लगेगा।